तो शुरुआत करते हैं संधि से। अब देखो, सबसे पहले तो ये जो शब्द है संधि, इस संधि को ही हम दो तरीकों से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी में देखो संधि की जरूरत क्यों पड़ती है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई संधि हम पढ़ते क्यों हैं हिंदी में। क्योंकि देखो संधि से हम क्या कर सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की जो इकाई होती है, नए शब्दों का जो निर्माण होता है वो चार प्रकार से होता है। या तो आप संधि के योग से नया शब्द बना सकते हैं, आप संधि के योग से नया शब्द बना सकते हैं, और आप समास के योग से नया शब्द बना सकते हैं, आप उपसर्ग के योग से नया शब्द बना सकते हैं, और आप प्रत्यय के योग से नया शब्द बना सकते हैं। तो शब्द संरचना की जो इकाई होती है, नए शब्दों का जो निर्माण होता है वो चार तरीकों से होता है। एक आपका संधि के योग से, एक आपका समास के योग से, एक आपका उपसर्ग के योग से, और एक आपका प्रत्यय के योग से। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप नए शब्दों का क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। इस दुनिया में जितने भी शब्द बनेंगे उनमें कोई ना कोई नियम लगेगा, या तो वो संधि का नियम लगेगा, या वो समास का नियम लगेगा, या वो उपसर्ग का नियम लगेगा, या फिर प्रत्यय का लगेगा। अगर उसमें इन चारों में से कोई नियम नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप व्याकरण की दृष्टि से उसको क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो संयोग का पद हो, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं तो आप ये देखना कि उनमें व्याकरण की दृष्टि से कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए आपने इन टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब देखो जो ये संधि है, इस संधि को हम दो तरीके से लिखते हैं। जैसे हिंदी को आप दो तरीके से लिखते हैं, हिंदी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर अनुस्वार की बिंदी देके, और हिंदी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधा न लिख के, ठीक है। इस तरीके से आप हिंदी को लिख सकते हैं। वैसे ही संधि को भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऊपर अनुस्वार का चिन्ह देके संधि लिख सकते हैं, और दूसरा आप आधा न लेके, आधा न लिख के आप क्या लिख सकते हैं, संधि लिख सकते हैं। और दोनों ही रूप इसके क्या होंगे, शुद्ध होंगे। संधि को लिखने का दोनों ही तरीका जो है ये भी शुद्ध होगा और ये भी शुद्ध होगा। अब कैसे शुद्ध होता है जरा इसी नियम के बारे में पहले सुन लेते हैं। वैसे तो देखो जब आप व्यंजन संधि का नियम पढ़ोगे, जब आप व्यंजन संधि का नियम पढ़ोगे, उस व्यंजन संधि के नियम में एक स्वर रहित म का नियम आप पढ़ोगे या फिर अनुस्वार का नियम आप पढ़ोगे, वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे संधि शब्द को आपने लिखना है, या तो आप अनुस्वार से लिख सकते हैं या फिर आधा न लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत पड़ रही है उस नियम की, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो नियम है क्या। वो नियम ऐसा है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित म हो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित म हो, पहला पद जो होगा उसका अंतिम वर्ण स्वर रहित म होगा, और उसका जो योग होगा वो किसी वर्गीय व्यंजन के साथ होगा। और वर्गीय व्यंजन आपको पता है कि क से लेके म तक जो व्यंजन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन। जैसे क वर्ग के अंदर आपका 5 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। इस तरीके से आपका च वर्ग होता है, फिर आपका ट वर्ग होता है, फिर आपका त वर्ग होता है, और फिर आपका प वर्ग होता है। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, जरा सुनना इस नियम को। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित म हो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और उसका योग किसके साथ हो, किसी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, किसके साथ, किसी वर्गीय व्यंजन के साथ हो। और वर्गीय व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, क से म तक के जो व्यंजन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो उस केस में क्या होता है, जरा सुनना। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और उसका योग किसी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, तो उस केस में इस स्वर रहित म के स्थान पर, इस स्वर रहित म के स्थान पर या तो आप क्या आदेश कर सकते हैं, अनुस्वार आदेश कर सकते हैं, या फिर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो उस वर्ग का क्या होगा, 5वां वर्ण यहाँ पे क्या आ जाएगा, आदेश हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आदेश का मतलब क्या होता है, जरा सुनना। आदेश का मतलब है कि उसके स्थान पर नए वर्ण का आ जाना आदेश कहलाता है। वहीं पे एक पारिभाषिक शब्द होता है आगम। आगम का मतलब होता है कि दो वर्णों के बीच में नया वर्ण आना। आदेश का मतलब होता है किसी एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आ जाना। आगम का मतलब होता है दो वर्णों के बीच में नए वर्ण का आ जाना। एक पारिभाषिक शब्द होता है लोप। लोप का मतलब किसी का गायब हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, लोप बोलते हैं। एक होता है प्रकृति भाव, जहां पे कोई चेंजेस नहीं होते, कोई बदलाव नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति भाव। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जब आपका व्यंजन संधि आएगा, ठीक। तो वहां पे देखो इस नियम के हिसाब से इस संधि को लिख सकते हैं हम। कैसे, इस संधि का जो विग्रह या फिर इसका जो विच्छेद होता है, बहुत सारे लोग विग्रह बोलते हैं, बहुत सारे लोग विच्छेद बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा संधि विच्छेद बोला जाता है, वो संधि विच्छेद नहीं, वो संधि विग्रह होता है। दोनों ही रूप एक साथ नहीं पूछे जाएंगे।
अगर आपसे पूछता है कि कोई संधि का विलोम शब्द क्या है, तो संधि का विलोम शब्द आपसे विग्रह या फिर विच्छेद दोनों एक साथ नहीं बोलेगा। अगर दोनों एक साथ हैं तो आप प्रायिकता देना किसको? विग्रह को। अगर नहीं है तो आप विच्छेद को भी दे सकते हैं। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह या फिर विच्छेद। ठीक, अब देखो इस संधि शब्द को कैसे लिखा जाता है। इस संधि शब्द को कैसे लिखा जाता है जरा समझना। मैंने आपको बोला कि ये भी आपका संधि है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरा रूप ये आपका ये है, इस तरीके से आप संधि को लिख सकते हैं। और दोनों ही रूप मैंने बोला इसके क्या है? शुद्ध है, क्योंकि नियम के हिसाब से दोनों ही नियम इसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब कैसे जरा सुनना। इसका जो विग्रह होता है, इसका विग्रह होता है सम योग धी। इसका विग्रह क्या होता है? सम योग धी। इस मौ में नीचे क्या है? हलंत। हलंत लगने का मतलब है कि उसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो विग्रह है वो सम योग धी है। अब यह है आपका पहला पद और यह है आपका दूसरा पद। इसी को बोलते हैं पूर्व पद, इसी को बोलते हैं उत्तर पद, इसी को बोलते हैं प्रथम पद और इसी को बोलते हैं द्वितीय पद। समझ में आ रहा है? अब देखो जरा हम इसमें से स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं। तो ये जो शब्द है, पहला जो पद है सम, इसमें से अगर मैं स्वर और व्यंजनों को अलग करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इस स में से स्वर अलग करना है तो इस स में स्वर किसका है? अ का। दूसरा ये जो म है ये स्वर रहित है। ठीक है, इसमें नीचे हलंत लगा है और इसका योग किससे हो रहा है? ध से, और इस ध में जो स्वर है वो किसका है? ई का। इतना समझ रहे हैं? तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? स्वर रहित म, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो एक वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? क से लेके म तक। तो मैंने आपको बताया है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और उसका योग किसी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, तो वर्गीय व्यंजन यहां पे क्या है? ध। तो उस केस में मैंने आपको बोला कि दो बदलाव हो सकते हैं। या तो इस स्वर रहित म के स्थान पर क्या ला सकते हैं आप? अनुस्वार। या तो इसके स्थान पर क्या ला सकते हैं? अनुस्वार, और अनुस्वार का चिन्ह आपको पता होगा ये। ठीक, या तो इस स्वर रहित म के स्थान पर आप अनुस्वार ला सकते हैं, या फिर आप दूसरा बदलाव क्या कर सकते हैं? इस स्वर रहित म के स्थान पर, ध्यान से सुनना, दूसरा बदलाव क्या होगा? दूसरा बदलाव क्या होगा? इस स्वर रहित म के स्थान पर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, सामने वाला वर्ण क्या है? ध। किस वर्ग का होता है? त वर्ग का। उसका पांचवां आदेश हो जाएगा। ध किस वर्ग का है? त वर्ग का। तो उसी वर्ग का पांचवां, तो त वर्ग का पांचवां, त, थ, द, ध और न क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। और न में नीचे क्या होगा? हलंत होगा। क्यों नीचे हलंत लगा रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी आप संधि करवाते हैं और संधि होके कोई व्यंजन वर्ण मिलता है, संधि होके कोई व्यंजन वर्ण मिलता है, तो ध्यान रखना हमेशा वो स्वर रहित होता है। हमेशा उसमें नीचे क्या लगाएंगे आप? हलंत लगाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है? स्वर रहित होता है। समझ गए हैं? इतना क्लियर हो रहा है? तो अब ध्यान से सुनना होगा क्या। ठीक, अब देखो इस स में अ का स्वर मिला तो ये क्या हो गया? श हो गया। अब इस स्वर रहित म के स्थान पर क्या लगा दिया हमने? अनुस्वार लगा दिया। क्या लगा दिया? अनुस्वार। और सामने क्या है? ध, क्योंकि दो चेंजेस हो सकते हैं। या तो इस म की जगह पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा, या इस म की जगह पे सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसका क्या आ जाएगा? पांचवा। तो पहले हम अनुस्वार से देखते हैं। अनुस्वार से देखेंगे तो इस स में अ का स्वर आ जाएगा तो ये बन जाएगा स, फिर लगेगी अनुस्वार की बिंदी, और ये ध में किसका चिन्ह है? ई का, तो ये क्या हो जाएगा? संधि। तो इस तरीके से हम संधि को लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम अनुस्वार के नियम से ना करें, इस न को आदेश करें, सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा आदेश करें, तो तब क्या होगा? इस स में अ का स्वर क्या हो जाएगा? स। इस म के जगह पे अनुस्वार नहीं लाएंगे, अब क्या लाएंगे? सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा, और वो क्या है? न। न क्या है? व्यंजन है। क्या बन के आ रहा है? संधि बन के आ रहा है। पूर्ण उसको नहीं लिखेंगे, वो क्या होगा? स्वर रहित होगा, इसलिए उसमें नीचे क्या लगा है? हलंत। तो स्वर रहित है मतलब उसको आधा लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? न, और साथ में ध में ई का स्वर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? संधि। तो दोनों ही रूप संधि के क्या होते हैं? शुद्ध। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो संधि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और संधि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखो इस संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस संधि का मतलब क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जरा सुनना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़ या फिर समझौता। ठीक है, मेल करवाना,
मित्रता करवाना, जोड़ करवाना या फिर समझौता करवाना। ठीक इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल या फिर मित्रता या फिर जोड़ या फिर समझौता या फिर समझौता। ठीक है, ये क्या होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। ठीक, अब देखो इस संधि की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसके विलोम शब्द की मैं बात करता हूं। मैंने आपको बताया है कि संधि का जो विलोम होता है वो दोनों चीज हो सकती हैं, या तो आप क्या बोलो विग्रह बोलो, विग्रह, और या फिर आप इसका विलोम क्या बोलो विच्छेद। ठीक है, दोनों ही रूप आपके संधि के क्या है विलोम शब्द हैं। ठीक, या तो आप विग्रह बोलो या फिर विच्छेद बोलो, लेकिन अधिक प्रामाणिकता किसकी होगी विग्रह की होगी, लेकिन विग्रह नहीं है तो आप विच्छेद भी इसको बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक, और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेल, मित्रता, जोड़ या फिर समझौता। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस संधि की परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस संधि की परिभाषा। अब देखो क्या होती है संधि की परिभाषा, जरा इसको समझना। संधि क्या होती है, देखो इतना तो आपको पता है कि मेल हो रहा है, मित्रता हो रही है, जोड़ हो रहा है, समझौता हो रहा है। तो इसमें संधि की परिभाषा अगर आपको देनी है तो आप क्या बोलोगे, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ और उनके योग से कोई बदलाव या फिर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस बदलाव या विकार को ही हम क्या बोलते हैं संधि बोलते हैं। अगर दो वर्णों के योग से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसको हम संधि नहीं बोलते हैं बल्कि संयोग का पद बोलते हैं। समझ रहे हैं मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि दो वर्णों के योग से, अब दो वर्णों का योग कैसे होगा, मैंने बोला कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण, क्यों संधि जो होती है वो दो पदों के मध्य होती है, लेकिन पूरे के पूरे दो पद थोड़ी संधि करते हैं। सबसे पहले तो देखो अगर आपने जोड़ करवाना है, संधि करवानी है, तो दो पदों के मध्य क्या होता है योग का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इससे इधर इसको हम क्या बोलते हैं पहला पद, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा पद, इसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, इसको हम क्या बोलते हैं द्वितीय पद, इसको हम क्या बोल सकते हैं पूर्व पद, इसको हम क्या बोलते हैं उत्तर पद। समझ रहे हैं, तो है क्या, जब पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ, जब पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ और इनके योग से कोई बदलाव उत्पन्न होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है, तो उसी बदलाव और विकार को हम क्या बोलते हैं संधि बोलते हैं। ठीक है, और यदि उनके योग से कोई बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं संयोग का पद बोलते हैं। समझ गए हैं। अगर आपको संधि की परिभाषा देनी होगी तो आप बोलोगे जब पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ और उनके योग से कोई विकार या बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं संधि बोलते हैं। ठीक, दूसरा देखो ये जो संधि है, ये जो संधि है, ये जो बदलाव है, ये जो विकार है, ये जो बदलाव है, ये आपका दो तरीके से होता है। अगर बदलाव जिन दो वर्णों के मध्य योग हो रहा है वहीं पे अगर बदलाव हो रहा है तो उसे हम प्रधान संधि बोलते हैं, और बदलाव किसी अन्य जगह पे हो रहा है तो उसको हम गौण संधि बोलते हैं। अब क्या है प्रधान संधि, क्या है गौण संधि, जरा इसको समझना। मैंने बोला कि संधि जो होती है पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जब योग करते हैं, इनके योग से कोई बदलाव या विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि बोलते हैं। और फिर मैंने बोला कि ये जो बदलाव और विकार है ये दो तरीके से होता है। जिन दो वर्णों का योग हो रहा है, बदलाव वहीं पे हो, उन्हीं के स्थान पर बदलाव हो, तो उसे हम प्रधान संधि बोलते हैं, और अगर बदलाव कहीं अन्य जगह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं गौण संधि बोलते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, अगर मैं आपके पास एक शब्द लिखूं रामायण, आप इस तरीके से रामायण लिखते हैं। इस रामायण का जब आप विग्रह, अभी आप संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि तो वहां पे भी पढ़ेंगे, इस रामायण का जब आप विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है राम योग अयन, राम योग अयन, इसका क्या होता है विग्रह। इसमें देखो जब इसमें से स्वर और व्यंजन आपने अलग करने होंगे तो इस र में जो स्वर है वो किसका है आ का, इस म में जो स्वर है वो किसका है अ का, और फिर यहां से आपका क्या है अ, इस य में जो स्वर है वो किसका है अ का, फिर आपके पास क्या है न, और न में स्वर किसका है अ का।
तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है अ, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण क्या है वो अ। इस अ और अ के योग से क्या बनता है आ, और किस संधि का नियम है ये दीर्घ संधि का नियम। किस संधि का नियम है दीर्घ संधि का ये नियम है। ठीक, अब क्या होगा जब रॉ में आ का स्वर मिला तो ये हो गया रा, मौ में अब अ का स्वर नहीं रहेगा क्योंकि इस अ और इस अ ने मिलके आ बना लिया है, तो मौ में अब आ का स्वर क्या होगा मा, फिर य में अ का स्वर क्या हो गया य, लेकिन इस न में अ का स्वर न बनता है, लेकिन हम इसको लिखते समय क्या लिखते हैं रामायण लिखते हैं। विग्रह क्या करते हैं राम योग अयन, और शब्द क्या बनता है रामायण बनता है, नौ की जगह पे अण आ जाता है। तो बदलाव देखो दो जगह पे हुआ है, एक बदलाव इस अ और अ के योग से आ बना है, तो ये तो बदलाव वहीं पे हो रहा है जहां पे योग हो रहा है, तो यहां पे इसमें क्या लगेगी प्रधान संधि लगेगी। किस संधि का नियम है दीर्घ संधि का, तो यहां पे प्रधान संधि है, लेकिन नौ की जगह पे अणो भी हो जा रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं गौण संधि बोलते हैं। अब इसका नियम हम पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द में नौ से पहले कहीं पर को भी र री र सौ आ जाता है तो उस नौ का क्या हो जाता है अणो हो जाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई प्रधान संधि क्या है और गौण संधि क्या है। इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो फिर शुरू करते हैं हम कि संधि के प्रकार क्या हैं, कितने तरीके से आपकी संधि होती है। अब देखो इस संधि के जो प्रकार हैं या फिर इस संधि को जो आप कितने तरीके से पढ़ते हो, संधि के प्रकार, इसको आप तीन तरीके से पढ़ते हो। एक होती है आपकी क्या स्वर संधि, एक होती है आपकी स्वर संधि, और दूसरा होता है आपका क्या व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा आपका क्या होता है विसर्ग संधि। एक आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। अब तीन ही प्रकार की क्यों होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही क्यों होती है, कोई और संधि क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो आप योग तीन ही तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जब आप स्वर का योग, जब आप स्वर का योग किससे करवा रहे हैं स्वर से, कहने का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा स्वर, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा स्वर। तो जब स्वर का योग स्वर से होगा तो एक तो इस तरीके से आप योग कर सकते हैं, दूसरा पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा स्वर, दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या होगा व्यंजन, तीसरा पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है व्यंजन, दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो सकता है व्यंजन। ठीक, तीसरा पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है व्यंजन, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है स्वर। ठीक है, फिर क्या हो सकता है पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है विसर्ग, क्या हो सकता है विसर्ग, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है स्वर, फिर क्या हो सकता है पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है विसर्ग, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है व्यंजन। तो इसके अलावा कोई और चीजें नहीं हो सकती हैं। क्यों? समझना। अब देखो किसी के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि भाई यहां पे दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर भी रहा, दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन भी रहा, लेकिन कहीं भी दूसरे पद का पहला वर्ण विसर्ग नहीं रहा ना। लेकिन विसर्ग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसी भी शब्द में विसर्ग जो लगता है वो अंत में लगता है, शब्द से पहले थोड़ी विसर्ग लगता है। तो यहां तो विसर्ग हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संधि में दूसरा पद थोड़ी योग करता है, दूसरे पद का पहला वर्ण योग करता है। तो दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है, स्वर हो सकता है, लेकिन दूसरे पद का पहला वर्ण, किसी भी शब्द का पहला वर्ण विसर्ग थोड़ी हो सकता है। विसर्ग तो क्या लगता है शब्द के अंत में लगता है, इसलिए पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है और दूसरे पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण विसर्ग नहीं हो सकता है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। तो जब आप स्वरों का योग स्वरों से करवाएंगे तो यही किसके अंदर आ जाएगा स्वर संधि के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा? स्वर संधि के अंदर। जब स्वर का योग व्यंजन से और व्यंजन का योग स्वर से और व्यंजन का योग व्यंजन से करवाएंगे तो ये आपका किसके अंदर आएगा? व्यंजन संधि के अंदर आएगा। किसके? व्यंजन संधि के। और जब विसर्ग का योग स्वर से और विसर्ग का योग व्यंजन से करवाएंगे तो ये आपका किसके अंदर आएगा? विसर्ग संधि के अंदर आएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने संधि को कितने भागों में पढ़ना है? 3 भागों में। एक आपका क्या है? स्वर संधि, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। स्वर संधि कब होगा? जब स्वरों का योग किससे होगा? स्वरों से। व्यंजन कब होगा? जब स्वर का योग व्यंजन से या फिर व्यंजन का योग स्वर से या फिर व्यंजन का योग व्यंजन से, उस केस में क्या होगा? व्यंजन संधि।
विसर्ग संधि कब होगा? जब आप विसर्ग का योग स्वर से करवाएंगे या फिर विसर्ग का योग व्यंजन से करवाएंगे, तब आपका क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना होगा? स्वर संधि। ठीक, अब देखो ये स्वर संधि में है क्या। ठीक है, अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना कि स्वर संधि में है क्या। स्वर संधि में क्या होगा? जैसे अभी आपने संधि का नियम पढ़ा, संधि का नियम आपने ये पढ़ा कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद के प्रथम वर्ण के साथ योग करता है और उनके योग से कोई बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे ही आप क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि यह बदलाव दो तरीके से होता है। अब जहां पे योग हो रहा है, बदलाव भी वहीं पे हो रहा है तो उसको हम प्रधान संधि बोलते हैं, बदलाव कहीं अन्य जगह हो रहा है तो उसको हम गौण संधि बोलते हैं। इतना समझ गए हैं? तो सबसे पहले हम देखो स्वर संधि पढ़ेंगे। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? स्वर संधि की परिभाषा यह होगी कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी कोई स्वर हो और उनके योग से कोई बदलाव उत्पन्न हो, कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि स्वरों का योग स्वरों से जब होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना। फिर अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने स्वरों का योग स्वरों से करवाना है तो इसका मतलब पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या हो सकता है? स्वर, यही तो होगा। और योग करेगा दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या होगा? स्वर। क्या होगा? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण कितने हो सकते हैं? 11। और दूसरे पद का पहला वर्ण भी कितना हो सकता है? 11 हो सकते हैं। क्यों? क्यों भाई? अरे पहले पद का अंतिम वर्ण जब स्वर होगा तो कोई अकेला स्वर थोड़ी, 11 स्वरों में से कोई भी हो सकता है। 11 स्वर मतलब अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, री, ए, ऐ, ओ और औ। समझ गए हैं? अंक और अह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं क्योंकि इनका योग सिर्फ स्वरों के साथ होता है, इनका योग व्यंजन के साथ नहीं होता। ये पुरानी क्लास में मैंने आपको बता रखा है ना। दूसरा देखो फिर क्या होता है, मैंने बोला कि पहले पद के अंतिम वर्ण में जब कोई स्वर होगा तो कोई पर्टिकुलर स्वर थोड़ी 11 के 11 स्वरों में से कुछ भी हो सकता है। और दूसरे पद का पहला वर्ण भी कोई स्वर होगा तो यहां भी 11 के 11 स्वरों में से कोई भी हो सकता है। इतना समझ गए हैं? तो कहने का मतलब आप 11 स्वरों का योग किससे करवाएंगे? 11 स्वरों से। तो कुल मिला के आप जो इसमें योग करवाएंगे वो 121 योग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके नियम के हिसाब से आप इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यहां पे अ होगा, अगर मान लिया कि एक स्वर मैंने अ मान लिया, जब एक स्वर मैंने अ मान लिया तो ये अ किसके साथ योग करेगा? अ से भी। अ किसके साथ योग करेगा? आ से भी। अ किसके साथ? छोटी किस, अ बड़ी के साथ भी, अ छोटाओ के साथ भी, अ बड़ाओ के साथ भी, री के साथ भी, ए के साथ भी, ऐ के साथ भी, ओ के साथ भी और औ के साथ भी। तो अकेले एक अ का योग आप कितनों के साथ करवा चुके हैं? 11 के साथ। हो गए 11 योग। आ का योग भी कितनों के साथ करवाएंगे? 11 के साथ। फिर हो जाएंगे 11 योग। छोटी का योग कितनों के साथ करवाएंगे? 11 के साथ। फिर हो जाएंगे 11 का योग। इस तरीके से 11 योग 11 बार करवाएंगे तो टोटल जो योग होंगे वो 121 योग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उन्हीं 121 योगों को हमने स्वर संधि में 5 भागों में बांटा है और स्वर संधि के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 5। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो आप बोलोगे स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो इसी का हमने अब अध्ययन करना है, स्वर संधि। और स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। ठीक, एक बार में इन संधियों के प्रकार आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी संधि है। इसमें पहली जो संधि है वो कौन सी है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दूसरी जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। उसके बाद तीसरी जो संधि है वो कौन सी है? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। और चौथी जो संधि है वो कौन सी है? यण संधि। ठीक है, कौन सी? यण संधि। और पांचवी जो संधि है वो इसमें कौन सी है? अयाधि संधि। ठीक है, अयाधि संधि। तो यही आपने पढ़ना है। सबसे पहले आपने स्वर संधि में पहला आपका दीर्घ संधि, फिर आपका गुण संधि, फिर आपका वृद्धि संधि, फिर आपका यण संधि और फिर आपका अयाधि संधि। ठीक, आज मैं इन सारी संधियों के आपको नियम बता देता हूं कि दीर्घ संधि में क्या क्या होता है, गुण संधि में क्या क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या होता है, यण संधि में क्या होता है और अयाधि संधि में क्या होता है। ठीक, अब समझना आगे। सबसे पहले देखो बात करते हैं दीर्घ संधि की। ठीक है, दीर्घ संधि।
तो इतना तो आपको पता चल गया है कि संधि जो होती है वो दो पदों के मध्य नहीं बल्कि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मध्य क्या होती है, योग होता है। जब पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ, पहले पद का अंतिम वर्ण योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ और इनके योग से कोई बदलाव या विकार उत्पन्न होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, अब दीर्घ संधि में किसका योग होता है, कैसा कैसा योग होता है, जरा इसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम योग करते हैं ओ या आ का। ठीक है, मतलब जब पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ होगा वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या होगा, ओ या आ होगा। तो इनके योग से हमेशा आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा। इतना समझ गए हैं क्या? जब पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या आ से तो इनके स्थान पर इनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या मिलेगा, आपको आ मिलेगा। समझ गए हैं? तो इसी को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ओ है और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या है, अ, तो ओ और ओ के योग से क्या बनता है, आ, पहला। फिर क्या हो सकता है, पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो सकता है, दूसरे पद का पहला वर्ण आ हो सकता है, तो अ और आ के योग से भी क्या बनेगा, आ। ठीक, फिर पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, आ, दूसरे पद का पहला वर्ण अ और इनके योग से भी क्या बनेगा, आ। फिर क्या हो सकता है, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का पहला वर्ण आ, इनके योग से भी क्या बनेगा, आ। इतना समझ गए? ठीक, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ हो, उसका योग दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या आ से हो तो उनके स्थान पर हमेशा आपका क्या मिलता है, आ मिलता है। समझ गए हैं? ठीक, और क्या बनता है दीर्घ संधि में? दीर्घ संधि में यदि पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो और उसका योग दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से हो तो उनके स्थान पर हमेशा आपका क्या मिलता है, बड़ी। क्लियर? समझ गए हैं? ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, जब छोटाऊ या बड़ाऊ का योग किससे होगा, छोटाऊ या बड़ाऊ से होगा तो इनके स्थान पर भी हमेशा आपका क्या मिलेगा, बड़ाऊ मिलेगा। ठीक, अभी मैं खाली नियम बता रहा हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे दीर्घ संधि है क्या, गुण संधि क्या है, पहचान क्या है इनकी, विग्रह इनके कैसे होते हैं। अभी मैं खाली नियम योग बता रहा हूं। इतना समझ गए? इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे अगला जो योग है वो किस में होगा, गुण संधि में योग होगा। किस में? गुण संधि में। और गुण संधि में कौन से योग होंगे जरा इनको समझना। ठीक, अभी सिर्फ मैं आपको नियम बता रहा हूं, बाद में फिर इसकी डिटेल में बात करेंगे, कल से एक एक संधि करके पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो गुण संधि में क्या होगा। अभी तक आप मुझे ये बताओ, आपने अ का योग कितनों के साथ करवा दिया है, दो के साथ। अ का योग अ से भी करवा दिया है और अ का योग आ से भी करवा दिया है। अब आप अ का योग छोटी से करवाएंगे और अ का योग बड़ी से करवाएंगे, फिर अ का योग छोटाऊ से करवाएंगे, अ का योग बड़ाऊ से करवाएंगे, फिर अ का योग री से करवाएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा देखो, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, इसका योग दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से हो तो हमेशा क्या मिलता है आपका, ए। क्या मिलता है आपका, ए। दूसरा, जब अ या आ का योग किससे करवाएंगे, छोटाऊ या बड़ाऊ से। मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ हो तो इनके योग से हमेशा क्या मिलता है, ओ। क्या मिलता है, ओ। फिर जब अ या आ का योग किससे करवाएंगे, री से, तो इनके स्थान पर हमेशा आपको क्या मिलता है, अर। ठीक है, तो गुण संधि में आपको ए मिलेगा, ओ मिलेगा और अर मिलेगा। ठीक, बाकी पहचान क्या है गुण संधि की, विग्रह कैसे करना है, एक एक स्वर व्यंजन अलग कैसे करने हैं, छोटी छोटी चीजों को हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अगली जो संधि है उसका जो नियम है, अगली संधि आपका वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है जरा इसको समझना। अभी मुझे बताओ, आपने अ का योग अ से करवा दिया, आ से करवा दिया, छोटी से करवा दिया, बड़ी से करवा दिया, छोटाऊ से करवा दिया, बड़ाऊ से करवा दिया, री से करवा दिया। अब बचा ए, आई, ओ और औ। समझ रहे हैं? तो जब आप अ या आ का योग किससे करवा रहे हैं, ए या आई से,
तो हमेशा आपका वृद्धि रूप मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? आई। फिर जब आप अ या आ का योग किससे करवाएंगे? ओ या औ से, ओ या औ से करवाएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? औ मिलेगा, वृद्धि रूप। समझ गए? इतना समझ में आ रहा है? बीच में मैं या की जगह ये चिन्ह लगा रहा हूं, इसको स्लैश अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में इसको वैकल्पिक चिन्ह बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपने अ का योग 11 के साथ करवा दिया है और आ का योग भी आपने 11 के साथ करवा दिया है। करवा दिया ना? जहां जहां अ योग कर रहा था वहां वहां आ ने भी योग किया, तो अ का योग भी 11 के साथ हो गया, आ का योग भी 11 के साथ हो गया। अब बारी है छोटी और बड़ी के योग की, छोटाऊ और बड़ाऊ के योग की, और री के योग की, फिर ए आई के योग की, और बाद में ओ औ के योग की। ठीक, अगली जो संधि है, अगला जो योग है वृद्धि संधि के बाद अब किसका है? यण संधि का है। अब समझना कि यण संधि में क्या होगा। ठीक, यण संधि में क्या होगा? अ या आ के बाद किसकी बारी है? अब छोटी और बड़ी की, लेकिन छोटी ई का योग छोटी ई से और बड़ी ई से आप करवा चुके हैं दीर्घ संधि में, और बड़ी ई का योग भी छोटी ई से और बड़ी ई से आप करवा चुके हैं। कहां? वृद्धि संधि में, सॉरी दीर्घ संधि में करवा चुके हैं ना, क्योंकि दीर्घ संधि में किस किस का योग कराया था? अ आ का अ आ से, छोटी ई बड़ी ई का छोटी ई बड़ी से, छोटाऊ बड़ाऊ का छोटाऊ बड़ाऊ से। ठीक, तो अब देखो आप छोटी ई और बड़ी का योग, छोटी ई और बड़ी का योग कहां करवा चुके हैं? दीर्घ संधि में करवा चुके हैं। किससे? छोटी ई और बड़ी ई से। अब होगा छोटी ई और बड़ी का योग शेष स्वरों से, शेष असमान स्वरों से, शेष असमान स्वरों से। समझ रहे हैं? शेष असमान स्वर का मतलब, असमान का मतलब इनके अलावा जो है, जो इनके समान नहीं है, और शेष मतलब बचे हुए। तो जब छोटी ई और बड़ी का योग मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो और दूसरे पद का पहला वर्ण शेष असमान स्वर हो, और शेष असमान स्वर कितने बचे? 9। क्यों? अरे असमान का मतलब जो इनके जैसे नहीं है। इनके जैसे कौन नहीं है? छोटी ई बड़ी, और छोटी ई बड़ी का योग तो आप करवा चुके हो ना छोटी ई बड़ी से दीर्घ संधि में। समझ आ रहा है? तो उस केस में क्या होता है? इस छोटी और बड़ी के स्थान पर यो आ जाता है, यो आदेश हो जाता है, और इस यो में क्योंकि देखो विकार रूप आपका व्यंजन मिल रहा है, बदलाव होके व्यंजन मिल रहा है, तो हमेशा उसमें हलंत लगेगा, स्वर रहित होगा वो। तो हलंत लगेगा तो मात्रा किसकी मिलेगी? अरे इधर वाले स्वर की। यहां जो 9 स्वर होंगे उसकी इसमें क्या लग जाएगी? मात्रा जुड़ जाएगी। किसमें? यो में। यहीं से बाद में पहचान होगी। बहुत आसान है संधि, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप करेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी सिर्फ नियम करवा रहा हूं, इतना समझ गए। अब क्या होगा? जब छोटाऊ या बड़ाऊ का योग किससे करवाएंगे? शेष असमान स्वरों से। इसमें भी क्या होगा? शेष असमान स्वर। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप दीर्घ संधि में छोटाऊ बड़ाऊ का योग छोटाऊ बड़ाऊ से करवा चुके हैं, तो शेष असमान स्वर यहां कितने होंगे? 9। तो उस केस में छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा? व, और सामने वाले की इसमें क्या आ जाएगी? मात्रा। सामने जो भी स्वर होगा उसको वो इसको क्या देगा? मात्रा देगा। समझ गए? क्लियर हो गया है? इसी में जो इसका तीसरा नियम है, यण संधि का जो तीसरा नियम है वो किसका योग है? री का योग। जब री का योग शेष स्वरों से करवाते हैं, शेष स्वर। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि री का योग री से करवाएंगे तो दीर्घ री बनेगा, और दीर्घ री हिंदी में नहीं चलता है, दीर्घ री संस्कृत में चलता है। तो री का योग शेष के साथ करवाएंगे, क्योंकि और के साथ तो अभी हुआ ही नहीं है। तो री का योग जब करवाएंगे तो इस री के स्थान पर क्या आ जाएगा? र, और सामने वाले की इसमें भी क्या लग जाएगी? मात्रा। इतना समझ गए? इतना क्लियर हो गया? तो अब देखो आप, अ का योग सबके साथ हो गया, आ का योग सबके साथ हो गया, छोटी का सबके साथ, बड़ी का सबके साथ, छोटाऊ का सबके साथ, बड़ाऊ का सबके साथ, री का सबके साथ। बचा कौन? ए आई ओ और औ। ठीक, और ए आई ओ और औ का योग आपका किस में होगा? अयाध्य संधि में। अयाध्य संधि। ठीक है, अब समझना कि अयाध्य संधि में क्या होगा। अयाध्य संधि में होगा जब पहले पद का अंतिम वर्ण ए या फिर क्या हो? आई। सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या करवाते हैं? ए। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ए। योग करेगा सभी स्वरों से। किससे करेगा? सभी स्वरों से। तो जब ये सभी स्वरों से योग करेगा तो अब क्या होगा? इसके स्थान पर, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? आई, और सामने वाले की इसमें भी क्या लग जाएगी? मात्रा।
अभी जब हम अयादी संधि डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ये आई क्यों आया। ये आया यो ही यहाँ पे, क्यों यो आया? क्योंकि ए जो है वो किसके योग से बनता है? अ और ई के योग से बनता है। तो संधि जो करता है वो तो अंतिम वर्ण करता है, अ थोड़ी करेगा। ई जब योग करेगा तो ई की जगह पे तो यो आता है और अ ये वाला लग जाएगा, इसलिए अ लिखा। वो समझ रहे हैं? तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा अच्छे से, इतना समझ गए। उसके बाद ए का योग आपने करवा दिया। जब आप अ का योग करवाएंगे, अ का योग किससे करवाएंगे? सभी स्वरों से। किससे? सभी स्वरों से। तो उस समय अ के यहाँ पे क्या आ जाएगा? आय। ठीक है, क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा और सामने वाले की इसमें क्या लग जाएगी? मात्रा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो अ और आय, ए और आई का योग भी हो गया। अब लास्ट दो कौन बचे? ओ और औ। तो जब आप ओ का योग किससे करवाएंगे? सभी स्वर से। जब आप ओ का योग सभी स्वर से करवाएंगे तो इस केस में ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा? अव, और सामने वाले की यहां पे क्या लग जाएगी? मात्रा। अव आने का रीजन क्या है? ओ जो योग कर रहा है, ओ किसके योग से बनता है? अ और उ के योग से बनता है। संधि तो अंतिम वर्ण करता है, तो उ संधि करेगा और उ संधि करने पे व आता है, और अ इसमें कौन सा लगा? ये वाला। समझ रहे हैं? वे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अव आ जाता है और सामने वाले की मात्रा। फिर क्या होगा? जब आप औ का योग किससे करवाएंगे? सभी स्वरों से। किससे करवाएंगे? सभी स्वर से। तो औ के स्थान पर क्या आ जाएगा? आव आ जाएगा और सामने वाले की इसमें क्या बन जाएगी? मात्रा। इतना समझ गए हैं? ठीक। तो ये थोड़ा सा आपके नियम थे स्वर संधि के, जो खाली नियम थे कि भाई इस तरीके से स्वर संधि होती है। तो आप 11 स्वरों का योग 11 के स्वरों के साथ करवा चुके होंगे इन नियमों के अनुसार। कल इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है और अयाति संधि क्या है। ठीक, चलो।